हेलो बच्चों, मैं गौरव मल्होत्रा सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। आज से हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, और ये इंग्लिश ग्रामर है 10th क्लास की। 10th क्लास के लिए डेडिकेटेड है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए, 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10th क्लास के लिए जो इंग्लिश ग्रामर है उसे शुरू करने से पहले हमें इंग्लिश का बेसिक्स आना चाहिए। कहने का मतलब सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ये सारी चीजें, प्रोनाउन, नाउन, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। खासकर सिंगुलर और प्लूरल के बारे में तो खासकर ही पता होना चाहिए। इस बेसिक्स में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये बेसिक हमने आपके इसी YouTube चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से कराया है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, YouTube पर जाकर सन कोचिंग सेंटर सर्च करना है। YouTube पर जाकर आपको सन कोचिंग सेंटर सर्च करना है, और जैसे ही आप सन कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे तो ये रहा हमारा चैनल, प्यारा सा चैनल। ये चैनल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस चैनल पे आप जाकर प्लेलिस्ट पे जाना है, इस चैनल पे आपको, और प्लेलिस्ट में आप यहाँ पर जाएंगे, ये रहा बेटा इंग्लिश बेसिक बैच 2026। इस बैच पे क्लिक करेंगे और इसमें ये सारा बेसिक डला हुआ है, ठीक है। ये सारा बेसिक इसमें डला हुआ है। पहली बात तो आपको ये बेसिक कंप्लीट करना है। अगर आप वास्तव में डेडिकेटेड हैं अपने बोर्ड की 10th क्लास के लिए, और वास्तव में ही आप अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि आप ग्रामर को इतना कवर अप कर लें कि आपको कभी भी समस्या ना आए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 10th क्लास की ग्रामर पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक जरूर पढ़ना चाहिए। खासकर मैंने आपके लिए ये पूरा बेसिक डिजाइन करा है, और ये बेसिक हालांकि देखो पूरा इंग्लिश का बेसिक नहीं है, लेकिन जहां तक मैं देखो टीचर हूँ, 5 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को किन किन प्रॉब्लम्स आती हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इंग्लिश को सीखने में, सिलेबस को सीखने में। जैसे वो सिलेबस पे तो पहुंच जाते हैं, सिलेबस पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, उन्हें पुरानी चीजें, छोटी छोटी चीजें पता नहीं होता। तो उन छोटी छोटी चीजों को मैंने यहाँ पर क्लियर कराया है। पहली बात इन सारी क्लासेस को लें, और दूसरी बात ये रहा, ये लास्ट वाली वीडियो, इसको देखें, पेपर पैटर्न 10th क्लास न्यू सिलेबस। इस वीडियो को खासकर जाकर देखें। इस वीडियो में मैंने बताया है कौन सा टॉपिक कितने नंबर का, कितने क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में। टोटल 80 नंबर का पेपर आता है, ये तो सबको पता है, लेकिन 80 नंबर में क्या क्या आने वाला है आपके पेपर में, वो सारी चीजें मैंने विस्तार से एक एक करके समझाई हैं। तो इस वीडियो को सभी बच्चे जाकर जरूर देखें, ठीक है। इसमें मैंने सब कुछ बताया। तो चलिए अब शुरू करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर, टेंस पर। तो मैंने सिलेबस वाली क्लास में हमने अपलोड कर दी है, और सिलेबस वाली क्लास में मैंने बताया था कि आपका जो ग्रामर सेक्शन है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है टेंस, दूसरा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कह देते हैं इसे। तीसरा टॉपिक है क्लॉज, फिर है वॉइस और नरेशन। टोटल आपके में 5 टॉपिक है, और 5 टॉपिक में टेंस है बेटा 4 नंबर का, ये 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर। टोटल 10 नंबर की ग्रामर है। कितने नंबर की? 10 नंबर की। 10 नंबर की बेटा ग्रामर आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें, ये तो केवल ग्रामर के बारे में, और राइटिंग वर्क कितने का है, किताबें कितने नंबर की, सब कुछ मैंने उस सिलेबस वाली वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको वो वाली क्लास जरूर लेनी है। चलिए, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और अब हम आपका बेहतरीन तरीके से एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि देखो, आप कई सालों से टेंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको फिर से टेंस पढ़ने की जरूरत महसूस हो ही जाती है। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको फिर से टेंस पढ़ने की जरूरत ना हो। हर चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हर चीज पे फोकस करेंगे। जिन चीजों पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपको टेंस बार बार क्यों पढ़ने पड़ते हैं? कि जिन चीजों पर फोकस करना होता है उन पर तो फोकस करते नहीं है, और जिन चीजों पर फोकस नहीं करना पड़ता, ऐसी चीजों पर फोकस करते करते आप स्ट्रक्चर को, फॉर्मूला को रटते जाते हैं, और उसके बाद में 1-2 साल बाद फिर से आपको टेंस पढ़ने की जरूरत महसूस हो जाती है, फिर भूल जाते हैं, कहने का मतलब। तो हमें ऐसे तरीके से नहीं पढ़ना है, हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा टेंस क्लियर भी हो जाए, एग्जाम में 4 नंबर आसानी से आ जाए, और कभी भी आगे भी टेंस की हमें आवश्यकता महसूस ना हो। कहने का मतलब हमारा बेसिक प्लस एडवांस सारी चीजें इसी क्लास में कवर अप हो जानी चाहिए। इसी क्लास का मतलब इस टेंस की जितनी भी क्लासेस आने वाली है उसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम शुरू करेंगे टेंस की परिभाषा से। टेंस, सबसे पहली बात बेटा, टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? काल। तो सबसे पहले मैं
इसकी परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात यही उठ के आती है, सबसे पहली बात बच्चों के मन में यही सवाल आता है, सर टेंस क्या है? टेंस क्या है? सबसे पहली बात जो बच्चों के मन में आती है, और जायज है ये बात, बिल्कुल आनी चाहिए, टेंस है क्या रियल में। दूसरी बात, टेंस का काम क्या है? दूसरी बात, टेंस का काम क्या है? टेंस क्या काम करता है सर? पहली बात तो है क्या ये हमें ये बताओ। तो तीसरी बात, ये काम करता क्या है, और काम करता क्या ये भी पता चल गया, तो सर ये काम कैसे करता है? काम कैसे करता है बताइए। ये चीज है वास्तव में क्या है सभी बच्चों, मैं बता दूं आपको कि बच्चे टेंस की परिभाषा रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उनको सेंस ही नहीं पता होता। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम टेंस की परिभाषा लिखेंगे प्लस मुझे समझना भी है, हमें कौन सी चीज क्यों होती है, कैसे होती है, इन चीजों का, इन प्रश्नों का जवाब भी ढूंढना है। तो मोस्टली टेंस में ये तीन चीजें बच्चे सोचते हैं कि वास्तव में टेंस क्या है। अगर नहीं सोचते हैं बच्चों तो सोचिए ये चीज, टेंस है क्या, टेंस का काम क्या है, और टेंस काम करता कैसे है। तो इन तीनों बातों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, टेंस है क्या, तो इस पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं टेंस क्या है। पहली बात बेटा, टेंस क्रिया का एक रूप होता है। टेंस क्या है मैं बता दूं आपको, टेंस फॉर्म है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का एक रूप। अब ये फॉर्म क्या होती है बेटा? किसी के जैसा होना, शेप लाइक समबडी, समथिंग और समबडी, इसका मतलब किसी के जैसा होना, किसी चीज या किसी वस्तु के जैसा होना, हम उसको फॉर्म कहते हैं। फॉर्म का मतलब होता है रूप। जैसे इसका रूप इसके समान है, कह देते हैं ना, इसका रूप इसके समान है। जैसे आप इस वीडियो पे थंबनेल देख रहे हैं, वो थंबनेल मेरे जैसा ही है, कहने का मतलब सेम रूप है हमारा, लेकिन वो आप उसे मोबाइल में देख पा रहे हैं। तो क्या आप ये बताइए मेरी जितनी हाइट है उतनी हाइट आपके मोबाइल की है? नहीं ना, लेकिन है तो मेरे जैसा ही, तो मेरी एक फॉर्म हो गई एक तरीके से। अब कहने का मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि टेंस किसकी फॉर्म होती है? वर्ब की। अब इस बात का मतलब क्या है कि आप अगर वर्ब को देखेंगे, अगर आप वर्ब को देखेंगे तो आपको टेंस दिख जाएगा। फॉर्म का मतलब ये है, फॉर्म का मतलब ये, टेंस बिल्कुल किसके जैसा होता है? लगभग बिल्कुल किसके जैसा होता है? वर्ब के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? वर्ब। क्यों होता है बेटा? क्योंकि वर्ब ही डिसाइड करती है कि टेंस कौन सा होगा। कौन डिसाइड करती है? वर्ब। वर्ब ही आपको ये बताएगी कि कौन सा टेंस है। वर्ब बदलेगी तो टेंस बदल जाएगा। तो सारी चीजें डिपेंड करती है वर्ब पर। इसलिए कह दिया जाता है कि टेंस किसका रूप है? क्रिया का रूप है। किसका रूप है? क्रिया का। ठीक है, किसका रूप होता है? क्रिया का रूप होता है। तो पहली बात क्लियर होगी आपके में, टेंस क्या है। तो टेंस क्रिया का रूप होता है। अब चलिए अगली बात, ये काम क्या करता है? ये काम करता है जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है बेटा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे हमने क्रिया पढ़ी है, क्रिया के भी हमने प्रकार पढ़े हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है, मेन वर्ब पढ़ी है, और क्रिया की फॉर्म होती है। क्या आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए? पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम आगे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। एम बी फर्स्ट है, एम बी सेकेंड, एम बी थर्ड, एम बी फोर्थ, एम बी फिफ्थ, 5 तक होती है। तो क्रिया की जो ये फॉर्म्स होती है, और आपकी कुछ क्रियाएं भी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्रकार की भी होती है, ये फॉर्म्स होती हैं। तो क्या है टेंस? पहली बात, टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है। टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब, पहली बात। दूसरी बात, ये काम क्या करता है? ये जो क्रिया की फॉर्म्स होती है, क्रिया की फॉर्म्स होती हैं, उन्हें चेंज करने का काम करता है। काम किस चीज का करता है? क्रिया की फॉर्म्स को चेंज करने का, क्रिया की फॉर्म्स को बदलेगा। अब मन में सवाल आया, सर बदलेगा तो कैसे बदलेगा? इस चीज का जवाब हम देंगे आपको। पहले हम इस चीज का जवाब देते हैं, बदलता क्यों है, ये क्रिया की फॉर्म्स को क्यों बदलता है? क्योंकि इस टेंस को टाइम बताना होता है। किसका टाइम बताना होता है? किसी कार्य के होने का, कि कोई कार्य कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, कि फ्यूचर में होगा। कोई कार्य क्यों हो रहा है, उस एक्शन के टाइम को बताने के लिए ये करता क्या है? क्रिया के रूपों को बदलता है। और क्रिया के रूपों को बदलने के साथ साथ में खुद भी बदल जाता है। क्रिया बदली, टेंस भी बदल गया। ध्यान रखना है आपको, ठीक है? क्रिया बदली तो टेंस भी बदल गया। कहने का मतलब क्या हुआ? क्रिया का रूप बदला, टेंस बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि इसे टाइम बताना है। टाइम किसका बताना है? किसी काम का, कि ये काम कब हुआ। तो इन सारी चीजों को मिलाकर हम टेंस की परिभाषा बना देते हैं। सबसे पहली बात, टेंस क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्रिया का एक रूप होता है। तो करता क्या है सर ये? विच चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो क्रिया के रूपों को बदलने का काम करता है।
क्यों बदलने का काम करता है? टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य के होने के समय को बताने के लिए कि ये काम कब हुआ, कब होगा या कब हो रहा है, इसके समय को बताने के लिए क्या करता है? क्रिया के रूपों को बदल देता है। और खुद भी क्रिया का रूप होता है और बदलता भी क्रिया के रूपों को है, और क्रिया के रूपों को बदलता है तो खुद भी बदल जाता है। भाई क्रिया के रूप बदलेंगे तो ये भी तो कोई क्रिया का रूप है, तो ये बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा। तो क्रिया के बदलने से टेंस बदल जाता है। क्रिया के बदलने का मतलब मेरा है क्रिया की फॉर्म्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं तो अब हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा मैंने आपको क्या बताया? टेंस क्या है? टेंस इज अ फॉर्म। फॉर्म माने रूप है किसका? ऑफ वर्ब। काल क्रिया का एक रूप होता है। विच, इसका काम क्या है? विच, ये जो टेंस है ना वो काम कर क्या करता है? विच चेंजेस, चेंज माने बदल देता है। क्या बदलता है? द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो क्रिया के रूपों को बदल देता है। क्यों बदलता है? टू शो, टू शो ये दर्शाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए? टाइम दर्शाने के लिए। द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य के समय को दर्शाने के लिए। क्यों करता है ये? क्रिया के रूप को बदलने का काम क्यों करता है? ताकि ये किसी कार्य के समय को बता सके कि ये काम हो रहा है या होगा या हो चुका है, इन सारी चीजों को। इसे ही हम टेंस कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? टेंस। परिभाषा हिंदी में लिखना भी जरूरी होता है, क्योंकि मेरी क्लास मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से देखते हैं, तो उनका क्या है, इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा लेवल कम होता है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते। उन्हें बहुत सारे बच्चों को तो फोबिया भी होता है, डर भी होता है इंग्लिश से, इसलिए मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पेपर इंग्लिश में आएगा, जवाब भी इंग्लिश में देने होंगे, समझनी भी इंग्लिश पड़ेगी, लिखनी भी इंग्लिश पड़ेगी, तो ध्यान रखना पढ़नी भी इंग्लिश पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? आपको सारी चीजें, देखो पेपर हिंदी में नहीं आएगा तो हिंदी केवल आपकी सहूलियत के लिए है। होता क्या है, किसी चीज को आप इंग्लिश में नहीं समझ पाते तो हिंदी से लिंक कर लेते हैं, इसीलिए मैं लिंक के लिए ही हिंदी का यूज करता हूँ, ना कि हिंदी मेन लैंग्वेज है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो फोकस किस पे करना है? इंग्लिश। देखनी क्या है? इंग्लिश। पढ़नी क्या है? इंग्लिश। लिखनी क्या है? इंग्लिश। और समझना भी किसे है? इंग्लिश को। क्यों? कि पेपर किस में आएगा? इंग्लिश में। जवाब भी किस में देना होगा? इंग्लिश में। सारे क्वेश्चन किस में होंगे? इंग्लिश में। जब सब कुछ इंग्लिश में होने वाला है तो हम हिंदी को हथियार क्यों बनाएं? तो हिंदी को साइड में रखिए, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है तो यूज करिए, वरना फोकस किस पे करना है आपको? इंग्लिश पे। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें लिख देता हूं पहली बात, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। काल क्रिया का एक रूप होता है। सबसे पहली बात, काल क्रिया का एक रूप होता है जो जो काम क्या करता है? जो क्रिया के रूपों को, क्रिया की जो फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है ये एटसेट्रा, जो क्रिया के रूपों को बदलने का काम करता है। लेकिन क्यों करता है? किसी कार्य के समय को बताने के लिए। तो इस लाइन को मैं ऐड कर देता हूं, जो किसी कार्य के समय को दर्शाने के लिए, समय को दर्शाने के लिए क्रिया के रूपों को बदलने का काम करता है। बदलने का काम करता है या बदलता है, एक ही बात है। ठीक है, ये रही आपकी टेंस की परिभाषा। अब सर आपने एक बात बताई, टेंस क्रिया का रूप होता है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, टेंस की लिंक सीधी सीधी क्रिया से होती है। टेंस डिपेंड किस पे करता है? क्रिया पे करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? टेंस की सीधी लिंक क्रिया से, टेंस डिपेंड किस पे करता है? क्रिया से। इसलिए टेंस क्रिया की एक फॉर्म होता है, पहली बात। दूसरी बात सर, टेंस क्रिया की फॉर्म को चेंज करता है। तो पहले तो हमें ये बताइए कि ये चेंज कैसे करता है? आपके मन में एक क्वेश्चन होगा जरूर। फिर उसके बाद में ये टाइम को कैसे शो करेगा? क्या सर टेंस और टाइम एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं जब तक ये वीडियो एंड होगी आपके सारे प्रश्न मिट जाएंगे। चलिए, हालांकि मैं आपको सारे प्रश्न खुद ही करके बता देता हूं। देखो, सबसे पहली बात, टेंस क्रिया की फॉर्म होता है, इस बात को समझिए। टेंस की लिंक किससे होती है? क्रिया से। टेंस किस पर डिपेंड करता है? क्रिया पे। क्रिया बदलेगी तो टेंस बदलेगा। दूसरी चीज, टेंस का काम क्या होता है? क्रिया के रूपों को बदलने का काम करता है। सर कैसे? सर कैसे बदलने का काम करता है ये भी तो हमें बताइए। चलो मैंने बता दिया बेटा। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया, आई मिस यू फॉरएवर। आई मिस यू फॉरएवर, इसका मतलब मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूं।
इसका मतलब क्या है बेटा, मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूं, मिस करता हूं कहने का मतलब ये। पहला सेंटेंस चलो ठीक है। दूसरा इसके नीचे ही मैंने लिखा आई मिस्ड यू फॉर एवर, आई मिस्ड यू फॉर एवर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिख दिया मैंने। इसका मतलब मैंने तुम्हें हमेशा याद किया, मैंने तुम्हें हमेशा याद किया, या मैं तुम्हें हमेशा याद किया करता था, कुछ भी। अब बात करते हैं सीन की, समझना है जो चीज हमें समझनी है। पहली बात इसमें आया आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूं। इसका मतलब मैं बताना चाहता हूं आई मिस यू फॉर एवर, मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूं, मैं वर्तमान समय में तुम्हें हमेशा याद करता हूं। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, ये प्रेजेंट टाइम का बोध करा रहा है। किस टाइम का? प्रेजेंट। कि ये काम कब हो रहा है? प्रेजेंट में। तो जो किसी कार्य के समय के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है? किसी कार्य के समय के बारे में। तो कार्य के समय के बारे में बता रहा है कि मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूं, मैंने तुम्हें हमेशा याद किया। ये भी टाइम के बारे में बता रहा है, देखिए ध्यान से, ये भी टाइम के बारे में बता रहा है कि मैंने तुम्हें हमेशा याद किया, अब नहीं करता, लेकिन मैंने तुम्हें पास्ट में हमेशा याद किया। दोनों किसी कार्य के होने के समय के बारे में बता रहे हैं। पहला वाक्य मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूं, ये बता रहा है कि मैं वर्तमान में तुम्हें हमेशा याद करता हूं। दूसरा वाक्य मैंने तुम्हें हमेशा याद किया, ये बता रहा है कि पास्ट में मैंने तुम्हें हमेशा याद किया, पास्ट में मैं तुम्हें हमेशा याद किया करता था। ये वाक्य बता रहा है। दोनों बात क्लियर है? तो ये दोनों वाक्य किसी काम के होने के समय को बता रहे हैं कि ये वाला काम वर्तमान में होता है, ये वाला काम पास्ट में होता था। पहली बात क्लियर। अब दूसरी बात, क्या सर ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब को कैसे बदलेगा, क्रिया के रूपों को कैसे बदलेगा? चेंज, चेंज माने बदलना, ये क्रिया के रूपों को बदलेगा। कैसे बदलेगा सर? मैंने कहा बेटा देखो, ये जो मिस है ये है एमबी फर्स्ट। क्या है बेटा? ये एमबी फर्स्ट। यहां पर ये मिस्ड हो गई, ये हो गई एमबी सेकंड। एमबी फर्स्ट से एमबी सेकंड हो गई, किसकी वजह से हुआ? टेंस की वजह से। किसकी वजह से हुआ? टेंस। एमबी फर्स्ट से एमबी सेकंड हुई। अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, छोटी मोटी जानकारी तो होनी चाहिए एमबी फर्स्ट एमबी सेकंड के बारे में, और हम बहुत सारी चीजें ये सब कुछ आगे देखने वाले हैं। पहले समझिए थोड़ा और। एमबी फर्स्ट से एमबी सेकंड हो गई, कहने का मतलब क्रिया का फॉर्म चेंज हो गई। क्रिया की फॉर्म चेंज हो गई तो किसकी वजह से हुई? सर टेंस की वजह से हुई है क्रिया की फॉर्म चेंज। सर ये कैसे? मैंने कहा बेटा अगर ऐसी एमबी फर्स्ट आती है तो इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। एमबी फर्स्ट आती है तो ओके सर। लेकिन अगर बेटा मेरी एमबी सेकंड आती है तो इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस। सर ये कैसा जादू हो गया? टेंस बदल कैसे गया थोड़ी देर में ही? क्योंकि बेटा क्रिया बदल गई। जब क्रिया बदल जाती है तो टेंस भी बदल जाता है। इस प्रकार टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? टेंस डिपेंड कर रहा है क्रिया पे। तो इस हिसाब से टेंस किसकी फॉर्म हो गई? क्रिया की। कि क्रिया के जैसा ही है टेंस। किसके जैसा है? क्रिया के जैसा। टाइम के जैसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखो, क्रिया के जैसा है। क्रिया का ही एक रूप है टेंस। क्या है? क्रिया का एक रूप है जिसका काम क्या है? बदलना। क्या बदलना? क्रिया के रूपों को ही बदलता है। जैसे एमबी फर्स्ट एमबी सेकंड किसने कर दी? टेंस ने। तभी तो टेंस खुद भी बदल गया ना, क्रिया का रूप बदला, और क्रिया का रूप खुद ही होता है, तो जब क्रिया का रूप बदला तो वो खुद भी बदल गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा तो ये पास्ट टाइम को बता रहा है। दोनों वाक्यों में किसी काम के समय को बताने के लिए, समय को बताने के लिए क्रिया के रूप बदल गए, जिससे टेंस भी बदल गया। इस बात से आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि टेंस क्रिया का एक रूप होता है, वास्तव में ही होता है क्रिया का रूप, जिसका काम क्या होता है? क्रिया की फॉर्म्स को बदलना, जिससे वो खुद भी बदल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि क्रिया के रूपों को बदलता क्यों, फॉर्म्स को बदलता क्यों है? क्योंकि इसे किसी काम का समय बताना होता है कि काम कब हो रहा है, कब होगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा बैक करिए, दोबारा से सारी बातों को सुनिए, दोबारा से समझिए सारी बातों को। ठीक है, चलिए और एक आधा एग्जांपल देते हैं हम आपको। देखिए अगला एग्जांपल मैंने दिया, एवरीथिंग इज फाइन।
दूसरा एग्जाम्पल बेटा, एवरीथिंग वॉज फाइन। तीसरा एग्जाम्पल बेटा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहले का मतलब है सब कुछ ठीक है। पहले का हिंदी अर्थ क्या है बेटा? सब कुछ। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। ऐसे वाक्य मैंने आपको सेंटेंस में कराए हैं। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है सर आप इन्हें कैसे ऐसे कैसे लिख दे रहे हो, हमें तो बताओ ना कैसे लिख रहे हो, बना कैसे रहे हो। कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे सर हमें ये बताओ कि इसने ऐसे कैसे लिख दे रहे हो, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये कैसे क्या चल रहा है, जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, तो उनके लिए बेटा मैं उन्हीं बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। खासकर ये बेसिक बैच मैंने उनके लिए ही बनाया है। उस बेसिक बैच को जो जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था ना, ये वाला देखो, फिर से बता देता हूँ, ये वाला देखो, इनमें क्या है, देखो ये बेसिक बैच तुम्हारे लिए। इनमें देखो ये सेंटेंस 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 4 क्लास है, इनमें मैंने यही बनाना सिखाया। इनको देखो, एक वर्ब 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 वर्ब, ये 2 क्लास है। इन वर्ब में मैंने ये टेंस ही बनाना सिखाया, टेंस नहीं सॉरी सेंटेंस ही बनाना सिखाया है। ऐसे ऐसे सेंटेंस जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखे थे। इसलिए आपको ये सारी क्लासेस लेनी है अगर स्ट्रॉन्ग बनना है इंग्लिश में तो चलिए देखते हैं। सब कुछ ठीक है, इसका एवरीथिंग इज फाइन का मतलब क्या है? सब कुछ ठीक है। ओके सर, इसका मतलब एवरीथिंग वाज फाइन, इसका मतलब सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। इसका मतलब सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। आप टेंशन ना करिए बेटा, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट टेक अ स्ट्रेस, ठीक है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, सब कुछ ठीक होगा। अब देखिए 3 प्रकार के मैंने वाक्य लिखे, अब इनको जरा गौर से देखिएगा। इसमें आ रही है इज, इसमें आ रही है वॉज, इसमें आ रही है शैल बी विल बी। क्रिया ही है इज, आर, एम, वॉज और शैल विल। बताया था ना मैंने क्रिया के प्रकार में। बेटा देखो क्लास लेना बहुत जरूरी है। पिछली जो वर्ब की क्लास थी मैंने उसमें बताया था इज, आर, एम, टू बी फॉर्म होती है, शैल विल मॉडल होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी क्लासेस को लीजिए। हाँ, तो ये वर्ब है बेटा, यहां से यहां तक वर्ब बदल गई और यहां भी वर्ब बदल गई, वर्ब बदल गई तो टेंस भी बदल जाएगा। बात सिंपल सी है। अब यहां पर क्या है? इज यहां पर आपकी वर्ब है, क्या है? वर्ब। और इसका मतलब सब कुछ ठीक है। ये किस टाइम का बोध करा रही है? प्रेजेंट टाइम का। किस टाइम का? प्रेजेंट टाइम का। तो इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। सब कुछ ठीक है मतलब प्रेजेंट में सब कुछ ठीक है, इस बात का मतलब ये। यहाँ पर वॉज भी वर्ब है। अब आप जानना चाहते हैं सर हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो उस वर्ब वाली क्लास को जाकर लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके बताया है कि ये मेन वर्ब की तरह काम करती है और क्यों काम करती है वो भी मैंने बताया है। तो रीजन जानना है उस क्लास को जरूर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी वर्ब है लेकिन इसका हिंदी अर्थ क्या है? सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। इस आरएम से वॉज वर्ब हुई, क्रिया की फॉर्म चेंज हो गई, सब कुछ ठीक था। ये पास्ट टाइम को वो बता रही है, पास्ट टेंस है इसमें। कौन सा टेंस है? पास्ट। इसमें सेल भी बिलीव है, सब कुछ ठीक होगा। ये भी क्या है? वर्ब है। और ये बता रही है आपकी फ्यूचर के टाइम को, तो इसमें कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। अब आपकी बात क्लियर हो रही होगी सर, क्रिया का रूप टेंस होता है। पहली बात, क्रिया की फॉर्म्स को चेंज करने का काम टेंस का होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, किसी हमें कार्य का समय बताना है तो उसे बताने का काम कौन करता है? टेंस कैसे क्रिया के फॉर्म्स को बदल देता है। सिंपल सी तीनों बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। क्या आप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा से बैक करके देखिए, सारी चीजों को अच्छे अच्छे तरीके से समझिए। क्या आपको समझ में आया टेंस क्या होता है? रियल में आप समझ में आ चुका है क्या कि रियल में होता क्या है टेंस? टेंस रियल में फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसका काम क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब को चेंज करना। क्यों चेंज करता है? किसी कार्य के समय को बताने के लिए कि काम हुआ तो हुआ कब, हो रहा है या हो गया या होगा। इस चीज को कौन डिसाइड करता है? टेंस ही डिसाइड करता है। और किसकी हेल्प से डिसाइड करता है? वर्ब की हेल्प से। किसकी हेल्प से डिसाइड करता है? वर्ब की हेल्प से। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि रियल में टेंस है क्या। तो यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया रियल में टेंस है क्या। अब आगे कुछ बच्चों के मन में क्या होगा सर? अब आप ये जवाब दीजिए, जैसे आपने कहा एवरीवन इज सेल्फिश, ठीक है, और यहां पर लिख दिया आई एम सेल्फिश। अब सर अब आप जवाब दीजिए। इतनी देर से तो आप जवाब दे रहे थे। अब मुझे एक बात बताइए, कुछ बच्चों के अंदर ये सवाल आ सकता है, वो मैं बता रहा हूँ, अपना नहीं कह रहा हूं, मैं आपका सवाल बता रहा हूँ कि आपके मन में ये चल सकता है कि सर पहले यहाँ पर इज था, अब यहाँ पर एम हो गया, लेकिन सर हमने तो ये सीखा है इज भी प्रेजेंट टेंस में, ये भी प्रेजेंट है
और ये भी प्रेजेंट है। तो आप बताइए, आपने तो हमसे ये कहा था, क्या कहा था कि क्रिया बदलेगी टेंस बदल जाएगा। अब ये तो सेम टेंस है, क्रिया बदल गई। अरे बेटा, तभी कह रहा हूं तुम्हें बेसिक क्लास लेनी है। इन्हीं ऐसे डाउट्स आते हैं, ऐसे डाउट से बचने के लिए आपको बेसिक क्लासेस लेनी है पूरी। मैंने बताया था उसमें टू बी फॉर्म, मैंने बेसिक क्लास में बताया था टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म कौन सी होती है? इज, आर, एम, जो किसको शो करती है? प्रेजेंट को। किसको शो करती है? प्रेजेंट को। और होती है, एक और ग्रुप बताया था मैंने, वॉज और वर, जो किसको शो करता है? पास्ट को। अब बताओ, ये एक ही कैटेगरी की है नहीं? सर हाँ सर, एक ही कैटेगरी की है। अरे एक ही कैटेगरी की है तो टेंस सेम रहेगा भाई, क्रिया की फॉर्म नहीं चेंज हो रही, वहां पे क्रिया की नेचर चेंज हो रही है। बात समझो ध्यान से, ये एक ही कैटेगरी की है तो यहाँ पर इसकी जगह एम हो जाएगा तो टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है, तीनों एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है तो टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे ये हो जाती तो टेंस बदल जाता है, क्योंकि ये दूसरा ग्रुप है, ये दूसरी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये वर्ब वाली क्लास में लेनी है, ध्यान रखना। इज और एम इन दोनों में सेम टेंस ही है, क्योंकि इज और एम एक ही ग्रुप की है, प्रेजेंट फॉर्म है तीनों ही तीनों, और ये एक ही ग्रुप की है, एक ही ग्रुप की किसके अंतर्गत आती है? टू बी फॉर्म के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आनी चाहिए सारी चीजें कैसे क्या होता है। तो उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आपकी। टेंस की परिभाषा क्लियर है, टेंस होता क्या है, ये सारी चीजें क्लियर है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस। हाँ, टेंस के प्रकार से पहले एक और बात, कुछ बच्चों को क्या लगता है टेंस और टाइम एक ही है, कुछ बच्चों को क्या लगता है टेंस और टाइम सेम और नॉट। कुछ बच्चों को लगता है टेंस और टाइम एक ही है सर, या अलग अलग है। तो एक ही है तो कैसे है, अलग अलग है तो कैसे है, ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए पहले इसी पे बात कर लेते हैं, टेंस और टाइम। टेंस और टाइम पे बात करते हैं पहले, ठीक है। टेंस और टाइम, डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। इसका मतलब क्या है, टेंस और टाइम में अंतर। डिफरेंस माने अंतर, बिटवीन माने के बीच में, टेंस एंड टाइम, टेंस और टाइम के बीच में अंतर। देखिए इधर की साइड हम बात करेंगे टेंस के बारे में, और इधर की साइड हम बात करेंगे टाइम के बारे में। ठीक है, क्या क्या अंतर होते हैं उन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहली बात बेटा मुझे एक बात बताओ, टेंस ग्रामर का हिस्सा है। टेंस किसका हिस्सा है? ग्रामर का। टेंस ग्रामर का हिस्सा है। कहने का मतलब टेंस इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर, टेंस इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर। आप इसे ग्रामर के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं ना, इसलिए टेंस किसका हिस्सा है? ग्रामर का हिस्सा। पहली बात, टाइम में ऐसा नहीं है, टाइम ग्रामर का हिस्सा नहीं है, टाइम ग्रामर का हिस्सा नहीं। बताओ आपने ग्रामर में कभी टाइम पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, तो आपका टाइम ग्रामर का हिस्सा नहीं है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, टाइम इज नॉट अ पार्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रामर। जो आपका टाइम है वो ग्रामर का पार्ट नहीं है, टेंस है लेकिन। पहली बात क्लियर है? चलो ठीक है, होनी चाहिए। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हर जगह टेंस है? क्या हर जगह टाइम है? बताइए, इस चीज का जवाब दीजिए। तो मोस्टली अगर आप समझ आ रहे हैं तो आप बताएंगे सर हाँ, टाइम तो हर जगह है। टाइम हर जगह है, जहां पर कोई भी नहीं है वहां पर भी टाइम चल रहा है, जहां पर कोई भी नहीं है वहां पर भी टाइम है। भाई बहुत सारे जंगली इलाकों में, बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाकों में कोई भी आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है वहां पर टाइम रुका हुआ है, नहीं, टाइम तो वहां पर भी चल रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए टेंस हर जगह चल रहा है क्या? टेंस सर हर जगह नहीं चल रहा। टेंस तो जब बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं तभी पढ़ते हैं, जब यूज करते हैं इंग्लिश को तभी पढ़ते हैं, तभी यूज करते हैं वो टेंस को। टेंस हर जगह नहीं है, टेंस एक कॉन्सेप्ट है, टाइम भी होने के लिए कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है टाइम हर जगह है। टाइम हर जगह है तो हम इसे कहते हैं, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? यूनिवर्सल। टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट।
इसका मतलब टाइम भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये यूनिवर्सल, टाइम यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब पूरे यूनिवर्स में है, ठीक है। समय सार्वभौमिक है, समय सार्वभौमिक अवधारणा है। कहने का मतलब टाइम सभी जगह है, सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह। बताना, टाइम तो हर जगह है ना, टाइम तो हर जगह है। जो आपके कबीले होते हैं जंगलों में, वहां पर भी टाइम चल रहा है, उनका टाइम देखने का तरीका अलग है, बस यही तो है। लेकिन इसकी बात करें, टेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, टेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, टेंस सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है, टेंस नहीं है बेटा यूनिवर्सल। बताइए टेंस हर जगह चल रहा है क्या? नहीं चल रहा भाई, टाइम चल रहा है, टाइम नहीं रोक सकता, टेंस रोक सकता है। अभी मैं बंद कर दूं टेंस पढ़ाना, ये रुक जाएगा। मैं इंग्लिश को यूज करना बंद कर दूं, हिंदी को यूज करूं, तो हालांकि हिंदी में भी टेंस होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब टेंस हर जगह पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे तो कहने का मतलब, कुछ लोग तो है वो बात ही नहीं करते, इशारों में बात करते हैं। कबीले इलाकों में उनकी कोई लैंग्वेज ही नहीं होती, बहुत सारा, हालांकि अब तो डेवलपिंग चीजें हैं तो चेंजेस होते रहते हैं, आपको पता है, लेकिन बहुत जगह इशारों में बात करते हैं। तो इशारों में बात करते हैं, उनके लिए भी टेंस है क्या? नहीं है ना भाई। जो लोग इशारों में बात कर रहे हैं उनके लिए क्या टेंस हुआ? कुछ नहीं टेंस हुआ, लेकिन टाइम तो वहां पर भी है। क्लियर सी बात है कि नहीं? जहां पर कुछ नहीं है वहां पर भी टाइम है, लेकिन टेंस सिर्फ डेवलपिंग एरिया के, मतलब जो एरिया है उनमें हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारे एरिया में लैंग्वेज का यूज ही नहीं। तो आप समझ पा रहे होंगे, टाइम तो हर जगह चल रहा है। जहां पर कबीले लोग होते हैं वो जिंगालाला करते रहते हैं, वहां पर भी टाइम चल रहा है, उनका देखने का तरीका अलग है, लेकिन वो बात नहीं कर पाते लैंग्वेज में, तो वहां पर उनको टेंस का पता ही नहीं, टेंस क्या क्या सीन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनका भाव है, उनकी संकेत है, लेकिन कोई भाषा नहीं है, तो उनमें टेंस नहीं है। बात समझ में आ रही होगी आपकी, दो बात क्लियर होगी, टेंस ग्रामर का पार्ट होता है, टाइम ग्रामर का पार्ट नहीं होता। लेकिन टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, जबकि टेंस यूनिवर्सल नहीं होता। कहने का मतलब टाइम हर जगह है, लेकिन टेंस हर जगह नहीं है। आपकी ये दो बातें क्लियर हुई होगी। तीसरी बात पर चर्चा करते हैं। तीसरी बात क्या है बेटा? देखो, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इस बात को देखेंगे, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब समय है वो एक भौतिक राशि, समय एक भौतिक राशि है। आप इसे फिजिक्स में पढ़ेंगे, समय एक भौतिक राशि है, जबकि टेंस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। उल्टा उसका सीन। इसका मतलब ये है, टेंस भौतिक राशि नहीं है। अब ये भौतिक राशि का क्या सीन है सर? भौतिक राशि बेटा किसे कहते हैं? जिन्हें मापा तोला जाता है, जिन्हें मापा तोला जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। आप टाइम को माप सकते हैं, इसे सेकंड में मापा जाता है, इसे सेकंड में मापा जाता है। कहने का मतलब इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। जिनका मात्रक होता है, भौतिक राशियों का मात्रक होता है, भौतिक राशियों क्या होता है? मात्रक। जिन्हें मापा तोला जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, और भौतिक राशियों का मात्रक होता है। ठीक है, इधर इसका टेंस का कोई मात्रक होता है? नहीं होता, कोई भी मात्रक नहीं होता। टेंस को माप तोल सकते हैं सेकंड में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। टेंस को, सॉरी मैंने गलत तो नहीं कह दिया, अगर कह दिया है तो उसको अंडरस्टैंड करना, जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। टाइम के बारे में, टाइम को माप तोल सकते हैं, टेंस को माप तोल नहीं सकते। टाइम को कैसे मापते हैं? सेकंड में। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। लेकिन यहां से ऐसा कोई रिलेशन है टेंस के साथ में? नहीं है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। उम्मीद है आप सारी चीजें समझ चुके होंगे, टेंस और टाइम में अंतर समझ चुके होंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। टेंस और टाइम इक्वल नहीं होता, लेकिन हाँ लिंक होती है इनकी। टेंस किसको शो करता है? टाइम को। टेंस किसको शो करता है? टाइम को शो करता है। कि टाइम किस चीज का टाइम? किसी कार्य का टाइम, किसी एक्शन का टाइम, कि कोई काम है वो कब हुआ या कब हो रहा है या कब होगा। इस चीज को कौन डिसाइड करता है? टेंस ही डिसाइड करता है। और किसके साथ में मिलकर डिसाइड करता है? वर्ब के। किसके साथ में? वर्ब के। उम्मीद है आपकी सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। आगे क्या बात करने वाले हम? टाइप्स ऑफ टेंस। अगली हेडिंग, टाइप्स का मतलब होता है बेटा प्रकार। टाइप्स ऑफ टेंस।
इसका मतलब है टेंस के प्रकार। इसका मतलब क्या है बेटा? टेंस के प्रकार। तो देखिए टेंस किसको डिनोट करता है, आप भाई बताइए। सर टेंस टाइम को डिनोट करता है। चलो सिंपली हम बात करते हैं, सर टेंस किसको डिनोट करता है? तो टेंस किसको डिनोट करता है? टाइम को। टेंस किसको डिनोट करता है बेटा? टाइम को। अब टेंस टाइम को डिनोट करता है, ये तो ठीक है। तो सर टेंस कितने प्रकार का होता है? मैंने बेटा जब टेंस टाइम को डिनोट कर रहा है तो आप टाइम को देखिए ना, टाइम कितने प्रकार का होता है। तो टाइम होता है एक तो प्रेजेंट टाइम, क्या होता है? प्रेजेंट टाइम। एक होता है बेटा पास्ट टाइम, और एक होता है आपका फ्यूचर टाइम। तीन प्रकार का टाइम होता है। चलो ओके सर, तीन प्रकार का टाइम होता है, तो इस हिसाब से सर टेंस भी तीन प्रकार के होने चाहिए। मैंने हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल लिंक सही पकड़े तुम। टेंस भी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन। ठीक है, क्यों? कि टाइम भी तीन प्रकार का होता है, और टाइम को शो करता कौन करता है? टेंस करता है। तो टेंस भी तीन प्रकार का होता है। तो लिखते हैं चलिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तीन होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। नंबर फर्स्ट कौन सा बेटा? प्रेजेंट टेंस, ध्यान रखें। नंबर सेकंड पास्ट टेंस। नंबर थर्ड फ्यूचर टेंस। टेंस तीन प्रकार का होता है, आपके सामने प्रकार भी लिखे हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो वर्तमान में चल रहा होता है। पास्ट का मतलब होता है बेटा भूतकाल या अतीत काल। अतीत का मतलब जो बीत चुका है, वो दौर ना आएगा। देखो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। तीन प्रकार के टेंस होते हैं, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी। क्यों होते हैं तीन प्रकार के टेंस? क्योंकि टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम भी तीन प्रकार का होता है। अब कुछ किताबों में क्या सीन होता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना, फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता। फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता। सर ऐसा क्यों होता है बेटा? इसका रीजन है, देखिए फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता बल्कि टाइम माना जाता है। टेंस नहीं माना जाता बल्कि टाइम माना जाता है। अब सर इसका क्या सीन, हमें समझाओ तो। टाइम क्यों माना जाता है? क्योंकि 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 फ्यूचर एक कल्पना मात्र है, जबकि टेंस डिसाइड करता है काम को। जबकि फ्यूचर डिसाइड हो सकता है क्या? आप बताइए, क्या फ्यूचर डिसाइड हो सकता है 100% प्रोबेबिलिटी के साथ में? नहीं हो सकता ना, संभावना ही होती है फ्यूचर की। तो इसलिए फ्यूचर को टेंस नहीं टाइम माना जाता है, क्योंकि फ्यूचर एक कल्पना मात्र है इसलिए। लेकिन 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 जैसा चलता आ रहा है हमें उसी तरीके से पढ़ना है, पेपर में क्वेश्चन उसी तरीके से आएगा। कहने का मतलब हमें तीन प्रकार के टेंस पढ़ने हैं, हमें प्रेजेंट भी पढ़ना है, पास्ट भी पढ़ना है, फ्यूचर भी पढ़ना है। ये तो मैंने बता दिया, बहुत सारी किताबों में लिखा मिल जाता है, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दिया। हमें तो तीनों प्रकार के टेंस पढ़ने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात, टेंस तो तीन प्रकार के हो गए, लेकिन ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों प्रकार के टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी तो जानना जरूरी है। तो इसके बारे में लिख देते हैं, ईच टेंस, प्रत्येक टेंस के हैज फोर टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? चार प्रकार। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक टेंस के, अब बताइए बेटा इसमें हैज क्यों आ रही है? कि मैंने बताया था ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सिंगुलर बताया था कि नहीं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में तुम्हें बताया था ईच, एवरी, ईदर, नीदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लेकिन अकेला आना चाहिए था। यहाँ पर ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि किसके साथ में आ रहा है? टेंस के साथ में। प्रत्येक टेंस के चार प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होंगे? चार। कितने? चार। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर पहला प्रकार है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हिंदी में कहते हैं इसे सामान्य या अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? सामान्य
वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, हिंदी इतनी जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है, आगे दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को आप इम्परफेक्ट भी कह देते हैं या इसे कह देते हैं प्रोग्रेसिव। ये तीनों नाम इसी के हैं, तीन तीन नेम है इसकी। कितने नेम है? तीन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह लो, इम्परफेक्ट कह लो या फिर प्रोग्रेसिव टेंस कह लो। इसका मतलब होता है अपूर्ण, जो पूरा ना हो, लगातार चले। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, इम्परफेक्ट माने परफेक्ट पूरा ना हो, प्रोग्रेसिव माने प्रोग्रेस कर रहा हो। ठीक है, अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3 होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, नंबर 4 होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब पूरा और कंटिन्यूअस का मतलब अधूरा। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहने वाला आधा काम पूरा आधा काम अधूरा, ऐसा सीन होगा इसमें। ये देखिए, ये कितने टाइप के हो गए टेंस? 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ये प्रेजेंट के प्रकार हैं, चारों के चारों। अगर प्रेजेंट को हटाकर मैं पास्ट रख दूं तो ये चारों प्रकार पास्ट के हो जाएंगे। पास्ट को हटाकर फ्यूचर रख दूं तो यही चारों के चारों प्रकार फ्यूचर के भी हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? जैसे यहाँ पे फ्यूचर लिख दिया, मैंने लिख दिया फ्यूचर, सॉरी पास्ट के देख लेते दूसरे नंबर। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों हो गए इसके पास्ट के। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार प्रकार के प्रत्येक टेंस होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बस मुझे प्रेजेंट को उठाकर क्या करना है? पास्ट करना है। प्रेजेंट को उठाकर पास्ट कर देता हूं तो पास्ट के चारों प्रकार, और प्रेजेंट को उठाकर मैं फ्यूचर कर देता हूं तो चारों प्रकार फ्यूचर के हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? और बहुत ही सिंपल है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है सर। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें पहला टेंस पढ़ना है। जो कौन सा टेंस है? देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रत्येक, ये प्रेजेंट के हैं तो यही चारों किसके हो जाएंगे? पास्ट के। यही चारों किसके हो जाएंगे? फ्यूचर के। बस मुझे प्रेजेंट उठाकर क्या लगाना है? पास्ट लगाना है। प्रेजेंट उठाकर क्या लगाना है? फ्यूचर लगाना है। बस क्लियर है बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले शुरुआत किसकी करेंगे बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए अब हमें ये पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस टेंस को पढ़ने वाले हैं। इसकी शुरुआत कर देते हैं आज। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज आती है वाक्य में। आपको हिंदी से लिंक करते हैं तो हिंदी के बारे में पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या सेंस निकलता है इसका। हिंदी पहचान, हिंदी में आप इसे कैसे पहचानोगे और इंग्लिश में आप इसे कैसे पहचानोगे। सबसे पहली बात तो आपको टेंस पहचानना आना चाहिए। टेंस पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए हिंदी में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी में कैसे पहचानते हैं? तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, और वाक्य के अंत में क्रिया आती है। क्रिया के अंत में बात चल रही है। ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। कहने का मतलब अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आपको लिंक करना चाहिए कि वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ। हाँ, पहचान से हम पहचान सकते हैं, लेकिन कभी कभी रूप बदल कर भी चीजें आ जाती हैं। जैसे किसी इंसान को आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन वो अपनी दाढ़ी वगैरह सब कुछ जीरो करा के आ गया, बाल वगैरह हटा के आ गया, कहने मतलब पूरी शक्ल चेंज करके आ गया, रूप बदल कर, भेष बदल कर आ गया, तो आप उसे नहीं पहचान पाओगे। उसके लिए दिमाग चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए आपकी, उसको आंखों से, नाक से, मुंह से
उसका पूरा चेहरा आपके मन में बन जाना चाहिए, तब उसे पहचान पाएंगे। तो वो सारी चीज हमें रूल्स से मालूम चलती है। किससे मालूम चलती है? रूल्स। ये गहराई वाली चीजें होती हैं। अगर आप कोई आदमी आपके सामने भेष बदल कर भी आता है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि आप उसे पहचाने किसी भी स्थिति में। तो वो उसके गहराई वाली चीजें होती हैं कि आपने उसे नोटिस किया, उसकी आंखों को देखा, उसके चेहरे की बनावट को देखा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम इसमें सारी चीजें जानेंगे बहुत गहराई से, तो आप उसे गहराई से पहचानना सीख जाएंगे। नो टेंशन रहना है आपको। लेकिन फिलहाल ऐसे लिंक करिए, ऐसे ता है, ती है, ते है, ये अगर ये आपको वर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं तो वो कौन सा टेंस माना जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, अब क्या क्या होता है इसके अंदर? अब इंग्लिश में भी आपको पहचान है, ये तो हिंदी में पहचान होगी, लेकिन सर इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे सर कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? भाई इंग्लिश में भी तो पहचानना आना चाहिए। तो इंग्लिश में पहचानने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? देखिए बेटा, आपको मैंने पहले बताया था कि जो सेंटेंस होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अगर बच्चों आपने ये वाली क्लास नहीं ली है सेंटेंस की पहली क्लास, तो इस क्लास को जरूर ले जाकर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सारी चीजें कराई है। लिंक बहुत जरूरी है। देखो ऐसे इंटरसेक्ट होती है सारी चीज, इतनी लिंक होती है इंग्लिश में कि आप इसको सीखेंगे तो ये सब पूरी चीज बहुत अच्छे मजबूत तरीके से समझ में आ जाएगी। नहीं सीखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया था यहीं पे, इसी के है ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड्स भी आ जाते हैं। हाँ सर बिल्कुल बताया था। तो यही फॉर्मूला आगे एक्सटेंड होकर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, आगे वर्ब दो प्रकार की होती है, ये भी मैंने बताया था आपको। वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो आपका यही फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा आगे। क्या एक्सटेंड होगा कि भाई साहब ये जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड आती है। चलो ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला बन गया। तो सर इसे आप हमें क्या बता रहे हैं? आप इससे हमें क्या बताना चाहते हैं? मेरे बेटा इससे तो मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। देखिए देखो, सारे वाक्यों में सब्जेक्ट होता है, सारे टेंसेस में भी सब्जेक्ट होगा, सारे वाक्यों में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होंगे। ठीक है, लेकिन टेंस डिसाइड कौन सी चीज करेगी? आप मुझे बताइए, टेंस किससे सीधा सीधा लिंक होता है? मैंने बहुत बार कहा है टेंस लिंक होता है वर्ब से। टेंस किससे लिंक होता है? वर्ब से। किससे लिंक होता है? वर्ब से। तो टेंस को डिसाइड कौन करेगा? वर्ब। सारे वाक्यों में सब्जेक्ट, सारे वाक्यों में ऑब्जेक्ट, सारे वाक्यों में अदर वर्ड, सब कुछ होगा, लेकिन टेंस को कौन डिसाइड करेगा? वर्ब डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा? वर्ब। तो अगर आप वर्ब को देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आपने वर्ब पर फोकस नहीं किया तो आप टेंस को आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। तो मेन चीज जो टेंस को डिसाइड करेगी इंग्लिश में वो क्या होगी? वर्ब। क्योंकि सभी वाक्यों में सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट भी होंगे, अदर वर्ड भी होंगे, लेकिन टेंस डिसाइड कौन करेगा? वर्ब। क्यों? क्योंकि टेंस फॉर्म किसकी होता है? वर्ब की होता है। टेंस चेंज किसको करता है? वर्ब की फॉर्म्स को करता है। तो टेंस को डिसाइड भी कौन करेगा? वर्ब। जब वर्ब बदलेगी टेंस बदलेगा, तो इसका मतलब टेंस किस पे डिपेंड हुआ? वर्ब पे डिपेंड हुआ। तो मेन फोकस किस पे करना है बेटा? वर्ब पर ही करना है। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है? कहने का मतलब अगर आप वर्ब के बारे में पता लगा लेते हैं तो आप टेंस के बारे में पता लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर हमें वर्ब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो फिर से वही बात, देखो फिर से वही बात बेटा, वर्ब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि टेंस की सीधी सीधी लिंक किससे है? वर्ब से। तो सर देखिए आप इसे बार बार क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि बेटा ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज है बेटा। जो कुछ नहीं जानते वो बहुत कुछ सीख सकते हैं इंग्लिश में। जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है वो 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। देखो वर्ब की क्लास, देखो वर्ब इसीलिए डाल रखी है मैंने, दोनों क्लास लेनी है, ज्यादा टाइम की भी नहीं है। अब बताओ 1.5 घंटे की मुश्किल से क्लासेस है, दोनों क्लासेस ले लीजिए, इसे 2x स्पीड में ले लीजिए। अगर आप होशियार मानते हैं खुद को तो जो नई चीजें मिले उन्हें नोट करिए। अगर बिल्कुल आप चीजें नहीं जानते हैं तो फिर भी क्लास लीजिए, फिर तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये देखो वर्ब की क्लास मैंने पहले ही बता रखा है आपको, ये क्लासेस आपको लेनी है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। कहने का मतलब टेंस कौन डिसाइड करेगा? वर्ब। टेंस कौन डिसाइड करेगा? वर्ब। वर्ब डिसाइड करेगी कि इसमें कौन सा टेंस है। तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? वर्ब के बारे में। तो चलिए वर्ब के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या क्या जानना है हमें वर्ब के बारे में? वैसे मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी है। वर्ब दो प्रकार की होती है बेटा। नंबर फर्स्ट होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसे एच भी कहते हैं।
दूसरी होती है बेटा मेन वर्ब, जिसे एमबी कहते हैं। जिन क्रियाओं के अंत में ना आता है वो मुख्य क्रिया होती है, जैसे इन क्रियाओं के अंत में ना आता है, ठीक है। और ये किसी कार्य के मेन वर्ग के होने का डिनोट करती है, ठीक है। ये डिनोट करती हैं मेन वर्ग को, किसी मुख्य कार्य को डिनोट करती हैं, मुख्य कार्य का बोध कराती है, मुख्य कार्य का बोध कराती है। जो मेन वर्ग होगा ना उसको डिनोट कौन करती है? मेन वर्ग। जैसे बेटा टीच, टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना, ये मुख्य काम है। नारी इसके अंदर में मेन वर्ग है। रीड, रीड माने पढ़ना, ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड माने समझना, ठीक है। ओके। वीप, लड़कियों के लिए फेवरेट, वीप का मतलब रोना। ये सारी क्या है? आपकी मेन वर्ब है। और देखिए वॉक, वॉक का मतलब घूमना। रन, रन का मतलब दौड़ना। इनके अंदर में ना आ रही है सारी क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये हेल्प्स एमबी, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स सेंस। ये मुख्य क्रिया की उसके सेंस को पूरा करने में मदद करती है, टू कंप्लीट इट्स सेंस, ठीक है। एमबी के अर्थ को पूरा करने के लिए। ये सारी चीजों के बारे में बेटा मैंने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से, स्लोली स्लोली सारी चीजें एक एक चीज बता मैंने वर्ब में डिस्कशन किया है, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर ले लेना, पहले बता दे रहा हूँ, फिर पीछे गए सर समझ में नहीं आया। एमबी के अर्थ को, एमबी के पूर्ण अर्थ के लिए, एमबी के पूर्ण अर्थ के लिए उसकी मदद करती है, ठीक है, उसकी मदद करती है। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बारे में हो गया। भाई वर्ब के बारे में जानना क्यों जरूरी? भाई ये वर्ब मैंने क्यों स्टार्ट कर दी बीच में? क्योंकि वर्ब मैं पहले ही करा चुका हूं पहली बार, ठीक है। रिवीजन तौर पर मैंने फिर से करा दी है, और आपको बेहतरीन तरीके से जाननी है, दोनों क्लास वर्ब की लेनी है। अब मैंने वर्ब क्यों शुरू करी? क्योंकि टेंस को कौन डिसाइड करेगा? वर्ब ही डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा? वर्ब ही डिसाइड करेगी। सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब कुछ वैसा वैसा रहेगा, बस चेंज क्या होगी? वर्ब क्या होगी? चेंज, सॉरी चेंज क्या होगी? वर्ब। वर्ब चेंज होगी तभी क्या चेंज होगा? टेंस। सिंपल सी बात है यार। हाँ ये। अब आगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एचवी। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्या जानना जरूरी है? हेल्पिंग वर्ब दो टाइप्स की होती है बेटा, एक होती है प्राइमरी और एक होते हैं मॉडल्स। इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, कौन सी प्राइमरी कौन सी मॉडल्स। तो मॉडल्स होते हैं 13। कौन कौन से होते हैं? देखो कैन, कुड, मे, माइट, 4 हो गए। और देखो सेल, शुड, विल, वुड, 4 हो गए, 8 हो गए टोटल। यूज टू, ought to, must, needn't और dare। 4 और 4 8, 8 और 5 13। मॉडल कितने होते हैं टोटल? 13। प्राइमरी वर्ब बेटा, प्राइमरी वर्ब के बारे में ध्यान रखना है। प्राइमरी वर्ब में आती है, एक आती है टू डू। टू डू में आती है डू और डज, जो किसको बताती हैं? प्रेजेंट को। किसको बताती है? प्रेजेंट को। और एक आती है डिड, जो किसको बताती है? पास्ट को, ठीक है। आगे आती है टू बी। टू बी में क्या क्या आती है मैंने पहले ही बताया है आपको उस क्लास में, फिर से बता दे रहा हूं रिवीजन के तौर पर। इज आर एम, इज आर एम किसको बताती है बेटा? प्रेजेंट को। और वॉज और वर, ये भी किसके अंदर आती है? टू बी के। ये किसको बताती है? पास्ट को। अगली टू हैव, टू हैव में बेटा हैज और हैव आती है, वो किसको बताती है? प्रेजेंट को। और एक बेटा हैड भी आती है, वो किसको बताती है? पास्ट को, ठीक है। अब
सर ये तो हमें पहले भी बताता उस क्लास में अच्छे तरीके से, ये सारी चीजें बताता। तो अब एक चीज जो आपको सीखनी है वो ध्यान रखनी है। पहली बात टू डू क्रियाओं में, टू डू क्रियाओं के लिए, किसके लिए? टू डू क्रियाओं के लिए। टू डू क्रियाओं के साथ, टू डू के साथ अगर कहीं पर भी टू डू क्रिया दिख जाती है, हमेशा कहीं पर भी आपको डू डज डिड इट दिख जाती है, कहीं पर भी हमेशा इनके साथ में एम बी फर्स्ट आती है। बस याद रखने वाली बात ये वाली है कि टू डू क्रिया आती है उनके साथ में हमेशा क्या आती है? एम बी फर्स्ट। इसके साथ में कहीं पर भी ये वाली क्रिया दिख जाती है टू बी के साथ, टू बी के साथ एम बी फोर्थ। एम बी फोर्थ का मतलब होता है आईएनजी वाली। कौन सी वाली? आईएनजी आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके साथ में? टू बी। टू बी के साथ में हमेशा आईएनजी वाली क्रिया आएगी। कहीं पर भी आपको, देखो पहली बता दे रहा हूं सारी चीजें, कहीं पर भी इज आर एम वॉज वर्ब दिखता है तो आईएनजी वाली क्रिया आएगी। मेन वर्ब अगर आनी है तो आईएनजी वाली आएगी, वरना मेन वर्ब आएगी ही नहीं। आई एम अ टीचर, यहाँ पर एम आ रही है, कोई मेन वर्ब नहीं है तो चलो खुद ही मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग, एम के साथ में क्रिया आएगी तो आईएनजी वाली आएगी, सीधी सी बात है। डू डज के साथ में क्रिया आएगी तो एम बी फर्स्ट आएगी। आई डोंट लाइक यू, यू हेट मी, तो यहाँ पे तो हेट तो सीधी सीधी है, लेकिन मैं कह रहा हूं यू डोंट हेट मी, यू कैन नॉट हेट मी, तो ये तो मॉडल वाला हो गया। लेकिन डोंट का एग्जांपल लेंगे तो यू डू नॉट हेट मी, तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो, तो डू नॉट आई है, डज नॉट आएगी तो एम बी फर्स्ट ही आएगी। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे टू हैव, टू हैव के साथ में ध्यान रखनी है आपको, टू हैव के साथ हमेशा एम बी थर्ड आती है। टू हैव के साथ हमेशा आएगी तो भाई साहब एम बी थर्ड आएगी, नहीं तो आएगी नहीं, आएगी तो एम बी थर्ड आएगी, वरना आएगी ही नहीं। इन बातों को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इन बातों को, तो आपको टेंस पढ़ने में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैंने आपसे क्लियर कह दिया है क्या कि टेंस डिसाइड कौन करेगा? वर्ब करेगी। वर्ब को आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। यहां तक आपको वर्ब के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। वर्ब के बारे में क्यों बताया? कि टेंस डिपेंड किस पे करा? आपकी वर्ब पर। और ये हमने हिंदी पहचान देख ली, और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब कल की क्लास जो हमारी होने वाली है, कहने का मतलब नेक्स्ट क्लास जो आपकी आने वाली है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हिंदी पहचान तो हो चुकी है, उसमें इंग्लिश पहचान करेंगे हम, ठीक है। तो इंग्लिश में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। आगे की सारी चीजें, इसके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड के में, ये भी मैटर करता है, उसकी भी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस लेके आऊंगा आपके लिए। प्लस आपको कराऊंगा, सारे रूल्स करा दूंगा कि आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखते हैं क्वेश्चन को सीधा टिक मारोगे, गारंटी देता हूं मैं। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ कि हमें बहुत अच्छी वीडियो लगी। कमेंट करके भी बताना है। कोई डाउट बचता है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना है। उम्मीद है बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।